नमस्कार। आखिर केंद्र सरकार जाति जनगणना करने के लिए तैयार कैसे होगी, जबकि शुरुआत में ऐसा संदेश जा रहा था कि केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। ऐसा कई मामलों में देखा गया। विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था कि जाति जनगणना कराई जाए। विपक्ष शासित कई राज्यों में जाति जनगणना कराई भी गई, और जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे तो उन्होंने बिहार में जाति जनगणना कराई थी। उस समय भी केंद्र सरकार ने इस पर कोई रुख स्पष्ट नहीं किया। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था उसमें ये कहा था कि वो इसके पक्ष में नहीं है, ये संभव नहीं है। हालांकि बाद में वो एफिडेविट विड्रॉ कर लिया गया था। राजनीतिक कारणों से ऐसा माना गया कि एफिडेविट विड्रॉ करा लिया गया। अब बुधवार को केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि जो अगली जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना भी कराई जाएगी। करना सिर्फ ये है कि हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जानी है। अभी जो जनगणना होती है, अभी तक जो जनगणना होती आई है, उसमें सिर्फ एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति, दो जातियों का ब्यौरा उसमें दर्ज किया जाता है। और अब उसमें ओबीसी का भी ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। मान लीजिए मेरे घर में जाति जनगणना करने वाले आते हैं, अगर मैं ओबीसी हूं तो मुझे ओबीसी के खाने में पंजीकृत किया जाएगा। अभी ऐसा एसटी और एससी के मामले में होता है। तो जो पूरी मांग थी, जो जनगणना की पूरी कवायद थी, जाति जनगणना की पूरी कवायद हो रही थी, वो आखिर ओबीसी के आंकड़ों को लेकर ही हो रही थी। अगर हम आरक्षित श्रेणियां देखें देश में, या तो एसटी है या एससी है, इसके अलावा ओबीसी है। लेकिन ओबीसी की आबादी कितनी है, इसको लेके कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं। 1931 में जो देश में जनगणना हुई थी उसमें यह कहा गया था कि 52% ओबीसी आबादी हो सकती है। बहुत क्लियर कट आंकड़े नहीं थे, लेकिन ऐसे आंकड़े तब बताए गए थे कि 52% ओबीसी का डाटा है। लेकिन उसके बाद जो जनगणनाएं हुई उसमें एसटी एससी का आंकड़ा तो एकत्र किया गया, लेकिन ओबीसी का आंकड़ा उनमें एकत्र नहीं किया गया। तो इससे यह संदेह हुआ कि ओबीसी आखिर हैं कितने। तो अब जो आजकल जो राजनीति हो रही है, आजकल जो पॉलिटिक्स हो रही है, वो पिछड़ी जातियों पर केंद्रित है। एससी पर केंद्रित है, एसटी पर केंद्रित है, ओबीसी पर सबसे ज़्यादा केंद्रित है। सबसे ज़्यादा केंद्रित इसलिए है क्योंकि अगर एसटी की आबादी 8% से नीचे है, एससी की 15-16% के बीच में है, तो ओबीसी की जो आबादी है वो तो 52% का अंदाजा है। अगर 52 नहीं तो 45 होगी, 45 नहीं तो 40 होगी, तब भी वो सेगमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में इस फैसले को टोटली एक राजनीतिक फैसला माना जा रहा है, और जिसके पीछे कई तात्कालिक कारण हैं। पहला कारण है कि बिहार में चुनाव है, और बिहार में जातीय जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। उस समय केंद्र की नीति ढुलमुल रही थी, अस्पष्ट रही थी। लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक हैं तो केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा का ऐलान करके बिहार में एक तुरुप का पत्ता फेंक दिया है। अब इससे उसकी जीत पक्की है। हालांकि इस मांग को नीतीश भी उठा रहे थे, और जो अपोजिशन की दूसरी पार्टी है, जब आरजेडी है, वो भी इसे जोर शोर से उठा रही थी। तो लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसका ऐलान करके कि हम जाति जनगणना कराएंगे, जब भी जनगणना होगी तो उसके साथ हम जाति जनगणना कराएंगे। तो बिहार के चुनाव में तुरुप का पत्ता फेंक दिया है, जिससे उसे निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्या सिर्फ बिहार चुनाव के लिए है? क्या यूपी में जो 2027 में चुनाव होने हैं, यूपी में चुनाव होने में भी अब 1.5 साल, पौने 2 साल से ज़्यादा वक्त नहीं है, तो क्या वहाँ ये फायदा नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि लोकसभा चुनावों में ये देखा गया है कि वहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक बहुत तेज़ी से खिसका है। और जो अखिलेश यादव हैं, जो ओबीसी और मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, तो ओबीसी वोट अखिलेश यादव को बहुत बड़े पैमाने पर मिला, इसलिए उनकी सीटें बहुत ज़्यादा 37 सीटें वो जीतने में कामयाब रहे। तो यूपी चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए बिहार का चुनाव का तात्कालिक फायदा इसमें है, लेकिन यूपी चुनाव में भी ये ऐलान बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा करेगा, क्योंकि यूपी में ओबीसी की आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी तादाद में है। तो यूपी के लिए भी फैसला महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इसके अलावा और भी कई स्टेट हैं, जैसे दूसरे राज्य हैं जहाँ पर ओबीसी की तादाद अच्छी है, जहाँ पर जाति जनगणना की मांग उठ रही थी। इवन काफ़ी हद तक जैसे मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार पहले से ही है। तो तुरंत फायदा बिहार का है,
लॉन्ग टर्म फायदा यूपी का है, जहाँ पर बीजेपी की ज़मीन कमज़ोर होते हुए दिख रही है। लोकसभा चुनाव में सबने देखा, विधानसभा चुनाव वहाँ पर नज़दीक हैं, तो यूपी में दूसरा फायदा है। तीसरा इसमें यह है कि जो बीजेपी के घटक दल हैं, जैसे नीतीश कुमार का दबाव है। नीतीश एक प्रमुख घटक दल है, जेडीयू केंद्र सरकार में बीजेपी का बहुत प्रमुख घटक दल है, उसका लगातार ये दबाव था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे दल हैं, जैसे अपना दल है, वो भी जातीय जनगणना की मांग कर रहा था, वो भी इसका समर्थक है। तो घटक दलों का भी बीजेपी पर दबाव था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो इसलिए भी बीजेपी को फैसला लेना पड़ा, सरकार को फैसला लेना पड़ा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि विपक्ष इस मांग को लगातार उठा रहा था, हर मंच पर उठा रहा था। लोकसभा चुनाव से भी पहले विपक्ष ने इस मांग को उठाया था, लोकसभा चुनाव के बाद भी उठा रहा था, और हर राज्य में जब भी चुनाव होता है तो विपक्ष इस मांग को उठाता है। तो कहीं न कहीं बीजेपी को या सरकार को ये लगता है कि विपक्ष इस मांग को उठाकर राजनीतिक गेन कर रहा है, इसलिए उसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि इस मांग को स्वीकार कर लिया जाए और खुद ही इस मांग को स्वीकार करके सारा क्रेडिट वो खुद ले लें। तो ये भी कारण है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि अभी जो स्थितियां हैं, जैसे कश्मीर में जो आतंकी घटना हुई, उसको लेके बहुत सारा माहौल देश में गर्म है। तो उस माहौल से एक लोगों का डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ समय के लिए, तो इस जातीय जनगणना का जो ऐलान करके बीजेपी ने कुछ हद तक जो एक नकारात्मक स्थिति देश में बनी हुई है, तो उसको भी कुछ हद तक डाइवर्ट किया जा सकता है, कुछ हद तक उसको। हालांकि उसमें जो कार्रवाई सरकार को करनी होगी या सेना को करनी होगी, वो तो कार्रवाई होके रहेगी। बहुत सारी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही हो चुकी है। सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है, निलंबित कर दिया गया है, पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध घटाए गए हैं। इसके अलावा अभी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है कश्मीर में, और पीओके में भी होनी है, वो तो होके रहेगी। लेकिन फिर भी जो एक पॉलिटिकल नुकसान होता है सरकार को, उसकी भरपाई के लिए कुछ हद तक ये फैसला इस समय किया गया है। तो एक जो लोगों का एक जो चर्चा का केंद्र बिंदु पहलगाम बना हुआ है, वो उससे भी कुछ हद तक डाइवर्ट हो सकता है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।